RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. बड़ी बात की मैं जिनकी उंगली पकड़ के चला हूँ, रिस्पेक्टेड राकेश सर। जीवन में सीखने को बहुत जगहों से, बहुत किताबों से, बहुत मीटिंगों से, बहुत अपलाइन से खूब सारी चीजों को सीखने का मौका मिला। बहुत सारे मित्रों से भी बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिला। लेकिन लाइफ में मैं ओपनली कहीं भी किसी भी स्टेज पे ना कोई संकोच है और ना कभी चूकता हूँ इस बात को बोलने से कि मैंने किन्हीं से सबसे ज्यादा सीखा तो वो रिस्पेक्टेड राकेश सर हैं। तो मैं एक बार तो प्रणाम करके ही इस मीटिंग की शुरुआत करूंगा। और जी हाँ, आज की मीटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है हम सभी लोगों के लिए। गुलाटी सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल शानदार आ रही है, बहुत बढ़िया। थोड़ा ना वो बिहार में ना वो आंधी तूफान का माहौल वैसे तो हमेशा रहता है, बावजूद अभी थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो अच्छी आ रही है। सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हम सभी एक बड़े ड्रीम के साथ इस बिजनेस में आते हैं, चाहे वो ड्रीम क्रिएट करवाए हुए हो किन्हीं के माध्यम से या फिर हमने खुद ही क्रिएट किया हो। अब मुद्दा ये हो जाता है कि हम हमारे ड्रीम की तरफ आगे कैसे बढ़े, कैसे हमारे ड्रीम को अचीव करें। दो चीजें जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखती है सपनों को पूरा करने में। एक तो हम कितना भी भाग ले और प्लेटफॉर्म सही ना हो तो वो भागना बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है और हम हमारे जीवन में लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते। वो भटकाव वाली जिंदगी होती है। तो यहाँ तो इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे होना ही ये तय कर देता है कि हम सारे लोगों का जीवन जो है ना वो बहुत सही रास्ते पे है। अब बात रह जाती है कि आगे हम कैसे अपने मंजिल को हासिल करें। यदि हम आरसीएम को ज्वाइन कर लिए हैं तो इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ें। तो देखिए, इसमें कुछ एक बातें मैं आज आप सारे लोगों से कहना चाहूंगा। मैंने मेरे जीवन में एक चीज महसूस किया और वो ये कि मैंने जब जब भी मेरे खुद के अंदर सुधार किया ना तब तब मैं मेरे जीवन में आगे बढ़ा। और दूसरी तरफ मैंने ये भी महसूस किया कि जब जब मैं थोड़ा बिगड़ा हूं तब तब मैं वापस बैक आया हूं, पीछे आया हूं। तो खास करके मेरे अपलाइंस का हमेशा से सहयोग रहता है कि मुझे बिगड़ने नहीं देते हैं, वो कान पकड़ के सीधा कर देते हैं मुझे। हालांकि कान पकड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि वो कान पकड़ के ही सीधा करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार ना बोलते हुए भी अपलाइन ऐसा कुछ बोलते हैं जो कि हमें समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, 90% लोग उल्टा समझते हैं। मैं कई बार अपने ट्रेनिंग में एक स्लाइड का प्रेजेंटेशन देता हूं जिसमें मैं ये बात लोगों को बोलता हूं कि लोग अपलाइन से पूछते हैं कि सर आपको मेरा काम क्यों नहीं दिखाई दे रहा, हमेशा काम में आप कमी क्यों निकाल देते हैं। तो देखिए, अपलाइन के पास ना माइक्रोस्कोप भी होता है और अपलाइन के पास दूरबीन, दो आंखें हैं ना, एक माइक्रोस्कोप का काम करती है, दूसरी दूरबीन का काम करती है। और इस थ्योरी को यदि हमने समझ लिया ना तो जीवन में हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, जब अपलाइन हमारे वर्किंग को देखते हैं, हमारी एक्टिविटीज को देखते हैं, हमारे कार्यशैली को देखते हैं, तो जो छोटी से छोटी चीजें जो होती है ना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ये उनको दिखाई देती है जो सामान्य तौर पे हमें आपको दिखाई नहीं। और तब वो यदि गाइड करे, हम उनको मान लें तो डेफिनेटली हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ दूरबीन, अपलाइन उतना आगे तक का देख सकते हैं जितना कि एक आम व्यक्ति कभी भी नहीं देख पाता। तो यहाँ भी यदि हम अपलाइन को फॉलो करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मेरा बस इतना कहना है कि इस बिजनेस में आइए तो आप अपने बिजनेस के जो कामयाब अपलाइंस हैं उनके वर्किंग का अनुसरण कीजिए। वो जो बातें आपको बता रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अपना दिमाग मत लगाइए। ये मुझे लगता है कि आप शायद जितने भी मीटिंग में जाएं, जितने भी सेमिनार्स में जाएं, वहां पे ये बात आपको स्पष्ट बताई जाती है कि चाहे आपके पास दूसरे फील्ड का कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, आप अपने आप को कितना भी बुद्धिमान क्यों ना समझते हो, बावजूद इसके आप जिस प्लेटफॉर्म पे अभी काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के हीरोज को आप फॉलो नहीं करेंगे, जो सक्सेसफुल पर्सन्स हैं उनको आप फॉलो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जिंदगी भटक सी जाती है। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार हैं जो बहुत पैसे भी कमाते हैं। लाइक आप अक्षय कुमार का नाम ले लीजिए या किन्हीं का भी नाम ले लीजिए, जो भी आपको जचते हो। लेकिन उनको यदि लड़ाई के मैदान में बॉर्डर पे उतार दिया जाए तो क्या एक सामान्य सैनिक जैसी भी काबिलियत वो उस चीज की दिखा पाएंगे? ठीक है, वो खूब एक्शन लेते हैं, खूब एक्शन करते हैं, खूब पैसे भी कमाते हैं, वो मैटर नहीं है। मैटर क्या है कि जिस फील्ड का जो एक्सपर्ट्स है उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को लीड कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आरसीएम बिजनेस में आप सभी आए हैं, चाहे आपकी उम्र कोई भी क्यों ना हो, कितनी भी क्यों ना हो, आपको इस बिजनेस के सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। ना समझ में आए तब तो और मानना चाहिए। देखिए, समझ में आए तब तो मानना ही मानना है, ना समझ में आए
तब तो बेशक मतलब वहां पे कोई किंतु परंतु विपट जैसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए। उन चीजों को हमें 100% वहां पे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मामला बस इस बात का है कि जब जब आपका काम ठीक तरीके से होगा तब तब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। अब बात काम की है तो देखिए दोस्तों, मैं एक नहीं हजारों लाखों गलतियों को करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ जीवन में अच्छे काम किए हैं तो ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैंने बहुत सारे गलत काम भी किए। लेकिन यदि मैं गलत काम ज्यादा करता रहता तो मैं आज इस पोजीशन पे नहीं होता जिस पोजीशन पे आज हूँ। कहीं ना कहीं मैंने उनको छोड़ा, उनको बदला, तब जाके मैं आज इस लेवल तक पहुंच पाया हूं। तो आप सभी लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि देखिए, समटाइम हम जब काम करते हैं ना तो हर बार हम अपने आप को सही ही मानते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि अपने केस का जज भी खुद ही बन जाए और वकील भी खुद भी बन जाए तो रिजल्ट तो आपके फेवर में आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मतलब जज भी हम ही बने और वकील भी हम ही बने। तो अमूमन हमने देखा है इस बिजनेस में कि बहुत सारे हमारे डायरेक्ट सेलर साथी जो होते हैं वो अपने चीजों का जज भी खुद ही होते हैं, वकील भी खुद ही होते हैं। इस वजह से ना वो कभी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते इस बात के सही तरीके से कि वो काम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो ओवरऑल मैं आप सभी लोगों को बस ये कहना चाहूंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे ले जा सकती है। आइए थोड़ी उन मुद्दों पे हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज जो अपने को ये करनी है कि देखिए, कम्युनिकेशन का ये बिजनेस है और यहाँ हम लोगों को एक बात हर हमेशा याद रखनी है, अपने जेहन में इसको लॉक करके रखना है कि कम्युनिकेशन हमारा जितना स्ट्रांग होगा हमारा वॉल्यूम उतना ही स्ट्रांग होगा, और कम्युनिकेशन हमारा जितना वीक होगा हम उतने ही कमजोर होंगे इस बिजनेस के अंदर। अब बात जब कम्युनिकेशन की आती है तो ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कम्युनिकेशन एक अच्छे संबंधों के साथ हमारा हर किसी के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। सामान्य तौर पे गलतियां हमसे कहाँ होती है कि हमारे नेटवर्क में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग हमारे खुद के द्वारा लाए हुए होते हैं, कुछ हमारे लोगों के द्वारा लाए हुए लोग होते हैं। और हमने देखा है कि कई बार बहुत सारे ऐसे भी लोग जिनके टीम में 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, हजारों लोग होते हैं, वो भी परेशान रहते हैं कि कोई ढंग का आदमी नहीं मिलता काम करने के लिए। और ये जो कहानी बनती है ये क्यों बनती है, इसका सीधा सीधा कारण होता है कम्युनिकेशन का कमजोर होना। हम कभी भी अपने उन लोगों तक, कहते हैं ना कि तह तक जाइए, किसी भी चीज का निष्कर्ष निकालना है ना तो तह तक जाइए। बिल्कुल उसी तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको लोगों को निकालना है, लोगों को उभारना है, लोगों को निखारना है, लोगों को बढ़ाना है, तह तक जाइए। इस पॉलिसी के ऊपर यदि आप काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत तेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे पास एक विशाल रिपर्चेजर की लिस्ट होती है, नेटवर्क में ज्वाइन किए हुए लोगों की लिस्ट होती है, लेकिन हम बहुत ज्यादा लोगों की परवाह करने के बजाय बहुत कम लोगों के पीछे पड़े हुए होते हैं। और यही वो कारण होता है जो कि अमूमन हमें या हमारी स्पीड को कहीं ना कहीं कम कर देता है। यदि आप एक लीडर हैं तो भी आपको अपने टीम के सिर्फ टीम लीडर्स के ऊपर फोकस नहीं रहना चाहिए, बल्कि मैक्सिमम लोगों तक आपको अपनी पहुंच बनानी चाहिए। क्योंकि देखिए, नंबर ऑफ परचेजर का ये गेम है, नंबर ऑफ रिटेलर्स का ये गेम है, नंबर ऑफ लीडर्स का ये गेम है। तो कोई भी संख्या जब हम सीमित करके खुद ही रखेंगे तो हमारा वॉल्यूम तो सीमित ही रहेगा। मान लीजिए आज से 6 महीने पहले हमारे लिस्ट में 15 लीडर्स थे और 6 महीने बाद आज भी 15 ही लीडर्स हैं, तो तय मानिए कि जो वॉल्यूम 6 महीने पहले लॉक होता था आज 6 महीने बाद भी वही वॉल्यूम लॉक होगा। 2 साल पहले यदि हमारे टीम में 1000 परचेजर थे और 2 साल बाद आज भी 1000 परचेजर हैं, कुछ आए और कुछ खत्म हो गए, तो तय मानिए कि हमारी वॉल्यूम भी उसी जगह पे घूम रही होगी, कहीं आगे वो नहीं बढ़ रही होगी। तो यहीं पे मामला आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल का कि हम ये कितना बृहद तरीके से कर सकते हैं, कितना बड़े तरीके से कर सकते हैं। वो चीजें ये तय करेगी कि हम इस बिजनेस में कितना ग्रोथ अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि जो चीजें मैंने मेरे अपलाइन से सीखी है वो एटलीस्ट ये है कि देखिए, आप इस बिजनेस में एक विजन के साथ तो शुरुआत करें ही करें, और वो है कि हर ग्रुप के कम से कम 100 लोगों से सीधा संपर्क। आप किसी भी पॉलिटिशियंस को ले लीजिए, वो पॉलिटिशियंस जो ग्राउंड के लोगों से टच में रहते हैं वो कभी फेल नहीं होते, कभी वो चुनाव नहीं हारते। चुनाव वही हारते जो ऊपर ऊपर के लोगों के सिर्फ संपर्क में रहते हैं। बिल्कुल दूसरी तरफ पब्लिक डीलिंग सेक्टर के किसी भी व्यक्ति का आप एग्जांपल ले लीजिए, वो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा कामयाब दिखेंगे, चाहे उनके अंदर क्वालिटी हो या ना हो, बावजूद इसके यदि उनका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मतलब केयर करते हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत आगे बढ़ेंगे और संभावनाएं भी उनके लिए बहुत बड़ी यहाँ पे होगी।
तो लेसन नंबर 1 है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो बड़ी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और स्ट्रांग किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, कई बार जब संबंधों की बात आती है तो संबंध भी हम लोग ना बड़े अलग अलग प्रकार से निभाते हैं। जैसे यूपी का खाना अलग है, पंजाब का खाना अलग है, महाराष्ट्र का खाना अलग है, एमपी का खाना अलग है, यूपी का खाना अलग है ना। और खाना ही नहीं, खाने का स्टाइल भी अलग है। बिल्कुल उसी तरीके से संबंधों के मामले में भी हमारे स्टाइल जो होते हैं ना वो बड़े अलग अलग होते हैं। वो किस तरह के होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल आपको देके बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, देखिए, क्योंकि संबंधों का बिजनेस है इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल में लेना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ ना कि एक बैंक में एक बड़े ही संभ्रांत कस्टमर थे, बहुत ही अच्छे कस्टमर थे बैंक के। वो पहुंचे कैशियर के पास में और कैशियर बहुत बिजी थे। तो उनको लगा कि यार मैं एक लॉयल कस्टमर हूँ, इस बैंक का काफी बड़ा कस्टमर हूँ, तो थोड़ा उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। अब चूंकि कैशियर उनको जानता नहीं था, तो वो थोड़ा तहस में आ गया, थोड़ा आवेश में आ गया। और आगे चल के बात इतनी आगे बढ़ी कि उसने मजाक मजाक में ये बोल दिया, या मजाक कहिए या गंभीरता से बोलिए, कि तुम्हारे जैसे लोगों को मैं कुछ नहीं समझता हूँ, भाड़ में जाओ। अब वो बात ना ग्राहक को बड़ी लग गई। जैसा आपने देखा होगा कि हम में से भी कई लोग ना कई बार बोल देते हैं अपने साथियों को, तो वो बात कहीं ना कहीं चुभ जाती है अगले। और बात चुभने की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार हमें बहुत ज्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो अगले ही दिन वो पहुंचा पूरी प्रिपरेशन के साथ कि आज तो बैंक से पूरा अकाउंट ही खाली करूंगा, अकाउंट क्लोज करूंगा, और अब मैं इस बैंक की बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगा। मैनेजर के पास पहुंचा। अब मैनेजर चूंकि जानता था तो वो तुरंत बिठाया, चाय वाय पिलाया उनको, और पिलाते ही उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने बताया कि जी आपके स्टाफ ने ना मेरे साथ कल बहुत अभद्रता की थी। तो उन्होंने पूछा कि किस टाइप की अभद्रता की सर, आप बताइए। तो कुछ नहीं, मुझे अपना अकाउंट क्लोज करना है। देखिए, मैनेजर का काम होता है मैनेज करना, मैनेजर का काम है ब्रांच चलाना, मैनेजर को टर्नओवर से मतलब होती है और उसको सैलरी भी इसी बात की मिलती है। क्लर्क को ब्रांच चलने से कोई मतलब नहीं, कैशियर को ब्रांच चलने से कोई मतलब नहीं, उसको अपने काम चलने से मतलब होता है। और यही चीज मैं पहली बात तो यहाँ पे ये समझाना चाहूंगा कि कभी भी जब इस काम को कीजिए ना, तो एक मैनेजर के लेवल की सोच वाली सोच रहनी चाहिए आपके पास में, एक क्लर्क लेवल की सोच आपके पास में नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच होनी चाहिए कि अपना पूरा बिजनेस चले और ठीक ठाक तरीके से चले, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से चले, ना कि उसमें कोई त्रुटियां हो और इस वजह से हमें कोई नुकसान उठाना पड़े। तो उन्होंने बताया कि कल आपके क्लर्क या कैशियर ने मुझे ये कहा था कि भाड़ में जाओ, तो मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, तुरंत उस कैशियर को बुलाया और उन्होंने पूछा कि आपने इनसे ऐसी ऐसी बात की थी। उसने कहा कि हाँ किया तो था। तो इमीडिएट उन्होंने कहा कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अब देखिए, क्लर्क के समझ में कस्टमर की बात नहीं आई, क्योंकि कस्टमर के जाने आ जाने से उसके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन मैनेजर की बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे फर्क पड़ना था। कस्टमर को अवॉइड करने से उसकी सैलरी रत्ती भर भी कम नहीं होनी थी, लेकिन मैनेजर को यदि अवॉइड करता वो, तो उसको पता था कि उसकी नौकरी जा सकती। वहां उसने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब वो कस्टमर अपने घर चले गए तो उन्होंने मैनेजर के पास आके कहा कि ठीक है सर, मैं माफी मांग लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। मैनेजर ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम माफी मांगो। तो उसने फोन किया, फोन करके पूछा गुप्ता जी। तो उधर से रिप्लाई आया कि हाँ गुप्ता बोल रहा हूँ। तो सर वो मैं इस बैंक का ना कैशियर बोल रहा हूँ और मैंने फोन आपसे माफी मांगने के लिए किया है। और माफी जो उसने मांगा वो इस अंदाज में था कि सर मैंने कल आपको बोला था कि भाड़ में जाइए, लेकिन अब मैं सॉरी के साथ बोलना चाहता हूँ कि अब भाड़ में मत जाइए। अभी क्या है कि देखिए, अपने भी बहुत सारे लोग ना अपने डाउनलाइन से इसी तरह से बोलते हैं कि सर वो कल मैंने बोल दिया था ना कि भाड़ में जाइएगा, अब मत जाइएगा। तो हम ना थोड़ा एक्सक्यूज भी अपनी दिखाते हैं, तो इस लेवल तक ही दिखाते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिखाते। और सही मामला क्या है, ये केयरिंग का सब्जेक्ट है, पब्लिक डीलिंग सेक्टर जो होता है, इसमें आप लोगों की जितनी ज्यादा केयर करेंगे, आपके लिए संभावनाएं उतनी ज्यादा बनती चली जाती है। दोस्तों, मुझे आज भी याद है 2002, 3, 4 का वो दौर, जब रेस्पेक्टेड राकेश सर, कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जब मुझे वो घंटे भर या 45 मिनट से कम, तब उस पोजीशन में, जबकि एक एक घंटे के बिल 300-400 रुपए खड़े हो जाते थे उस दौर में। मतलब एक एक घंटे के बिल 300-400 रुपए के खड़े होते थे। उस टाइम भी मुझे अच्छे तरीके से याद है, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीजों को भी सुनते थे, समझते थे, और एक उचित सलाह जो होती थी वो मुझे देते थे, और मैं भी पूरी गंभीरता से उन चीजों को मानता था
और मानने के बाद में मैंने शुरुआत में ही ये बात कही कि मैंने मेरे जीवन में एक चीज महसूस किया है कि मैं जब जब सुधरा हूं तब तब इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ा हूं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये हम सभी लोगों को मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि सुधार का ही ये बिजनेस है। और गलती कहाँ होती है, हम दुनिया को तो सुधारने चल देते हैं लेकिन खुद में सुधार की जो जितनी भी गुंजाइश होती है ना उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन के साथ साथ अपने आप को बेटर बनाते चले जाइए, और यदि आप अपने आप को बेटर बनाते चले गए तो आपका बिजनेस भी बहुत ही शानदार होता चला जाएगा। तो सबसे पहली चीज कि आप मैक्सिमम लोग, एक तो डाटा जो भी है, कम से कम एक टारगेट तो बनाइए ही बनाइए कि 100 लोगों को तो अपने संपर्क में रखना ही रखना है। लेकिन ये 100 की संख्या के आगे मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मिनिमम 100, ये नहीं कि ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ये मिनिमम का टास्क है कि कम से कम 100, चाहे आपका देखिए आप इमराल्ड हैं, स्टार इमराल्ड हैं, मैं खुद भी मेरी बात करता हूँ, मैं सफायर हूं तो भी, कि मतलब ऐसा नहीं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं मेरे टीम के जितने भी ज्यादा लोगों से कनेक्ट रहूंगा मैं उनको उतना ही करेक्ट कर सकता हूँ। अगेन मैं रिपीट करूंगा आपको ये बात कि मैं मेरे टीम के जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट रहूंगा, उतने ही लोगों को मैं करेक्ट कर सकता हूँ। और जितने ज्यादा लोग करेक्ट होंगे उतना ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो रिटेलिंग की बात हो, परचेजिंग की बात हो, ज्वाइनिंग की बात हो, या किसी भी एक्टिविटी की बात हो। जितने ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट होंगे उतने ज्यादा लोगों को हम करेक्ट कर सकते हैं। और इस मामले में हमसे क्या चूक होती है कि हम गिने चुने लोगों तक ही अपने आप को सीमित रख देते हैं। तो देखिए, जब हमारा काम ही सीमित दायरे में होगा ना तो रिजल्ट भी सीमित दायरे में ही आएगा, वो कभी भी बहुत बड़े दायरे में नहीं जाएगा। तो बहुत बड़े दायरे में पहले हमें पहुंचना पड़ेगा, तब जाके हमारे रिजल्ट बहुत बड़े दायरे में पहुंचेंगे। ये बात हम सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो एटलीस्ट मिनिमम 100 का टारगेट, यदि 100 आप में से कुछ साथियों के नहीं है तो आपका एक गोल बन जाना चाहिए आज ही कि यार कम से कम 100 लोगों को तो लाना ही लाना है नेटवर्क में, और उसके बाद क्या, इन लोगों से कनेक्ट होकर वापस उनको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। इतने से एक मजबूत शुरुआत हम सारे के सारे लोग कर सकते हैं। और देखिएगा, ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ऐसा नहीं कि मैं ये सिर्फ आपको तुक्के पे बोल रहा हूँ कि आप इसको करेंगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं। ये काम मेरे टीम में मेरे साथ साथ जितने भी लोगों ने किया है, हर किसी के पास एक शानदार रिजल्ट है। आपको भी बता रहा हूँ, आपको भी अपनी टीम ही मानता हूं मैं, आप भी इसको करें, आपके पास भी एक बेहतरीन रिजल्ट होगा। कनेक्ट होइए एंड करेक्ट कीजिए, बिना कनेक्ट होइए कभी भी आप कितना भी बोल दीजिए लॉजिकली या किसी भी तरीके से, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लोग आपकी बात को मानेंगे तब, लोग आपकी बात को समझेंगे तब, जब वो आपको मानेंगे। आपको यदि नहीं मानते हैं ना तो आपकी बात को नजरअंदाज करते। आज आप देखिए, इतने बड़े बड़े राइटर्स जिनकी किताबें आपके हाथों में होती है, आप पढ़ते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं, कितना मानते हैं, कितना फॉलो करते हैं, ना के बराबर। रीजन क्या है कि बात एक ही आगे अटक जाती है कि हम पढ़ तो लेते हैं उनको लेकिन उनको मानते नहीं, और ना मानने की वजह से क्या होता है, वो चीज हम हमारी वर्किंग में कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, और जिसके कारण हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। तो पहली बात, कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग रखना है। दूसरी बात, सभ्यता और शालीनता के साथ उस काम को, संबंधों को हमें बरकरार रखना है। तीसरी बात, कनेक्ट होंगे तभी हमें करेक्ट करना है। अब आते हैं हम चौथी बात की तरफ कि देखिए, इस बिजनेस में क्या है कि बहुत सारी चीजें कंपनी ने हमें प्रोवाइड करा रखी है आज के आधुनिक दौर में, और उन चीजों को यदि हम सही तरीके से यूटिलाइज करके काम करें तो पता ना क्या किया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। जैसे रिपर्चेज लिस्ट हमारे पास में है, कौन से स्टेट में कितने लोग ज्वाइन किए, आज हमारी टीम में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, और इस महीने कितने लोगों ने बिजनेस क्विट कर दिया, ये भी हमें पूरा का पूरा डिटेल सामने है। अब देखने वाली बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी केवाईसी टर्मिनेट होने में कम से कम 6 महीने का टाइम लेती है, यानी कि 180 दिन का समय जाता है उसको। अब जरा सोचिए कि 180 दिन किसी व्यक्ति ने खरीदारी नहीं की, और इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी एक भी व्यक्ति का फॉलो अप कॉल उस व्यक्ति के पास नहीं गया कि भैया आप खरीदारी कर लो, नहीं तो आपकी आईडी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो फिर एक सवाल ये बनता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी वर्किंग किस डायरेक्शन में जा रही है, और क्या ये वर्किंग या ये वर्किंग स्टाइल सही है। 5-10 लीडर्स में से देखिए, एक नए व्यक्ति से लेके आप रॉयल्टी तक भी पहुंचे ना तो कम से कम 8 से 10 कॉमन अपलाइन हो जाते हैं।
और 8 से 10 कॉमन अपलाइन को होने के बाद भी 180 दिन के टाइम पीरियड में भी, यानी कि 6 महीने के ड्यूरेशन में भी एक व्यक्ति के पास एक कन्विंस करने के लिए कॉल नहीं पहुंच पाता है या एक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक सोचने का विषय है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा हमें काम करने की दरकार है, ताकि देखिए भारत की आबादी आज 135 करोड़ से ज्यादा कब है, क्यों है? इसका एकमात्र रीजन है कि हमारे यहाँ जो जन्म दर है ना वो मृत्यु दर से ज्यादा है। और बिल्कुल यही चीज नेटवर्क में भी होना चाहिए कि जन्म दर जो है ना वो मृत्यु दर से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़े। नहीं तो एक तरफ लोग जन्म ले रहे हैं, दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं ना, तो एक ही जगह पे हम अपने आप को पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को नोटिस में लेके एक टीम वर्किंग की यहाँ पे दरकार होती है कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग को जो है ना वो हमें एक्टिव करने के ऊपर काम करना चाहिए। और इसके लिए जो भी तरीके आप अख्तियार कर सकते हैं वो कीजिए। कई बार देखिए कुछ चीजें ना हमारे फेवर की होती है तो वो हमारे अगेंस्ट में भी काम करने लग जाती है। अब आज के डेट में क्या है, हमारा फॉलोअप का तरीका इतना स्मार्ट हो गया कि विद इन ए सेकेंड एक क्लिक पे सैकड़ों हजारों लोगों तक हमारा इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। लेकिन मुद्दे की बात है कि प्रमोशन को यदि इंफॉर्मेशन के तौर पे आप भेजिएगा तो वो कभी काम नहीं करता। प्रमोशन हमेशा प्रमोशन के तौर पे ही जाना चाहिए, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज होने के बाद भी लोग उसको लाइटली लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को इस चीज पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है दोस्तों, कि आप सिर्फ व्हाट्सएप या SMS और इन सब चीजों पे ही डिपेंड मत रहिए, कॉलिंग भी कीजिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक लीडर का इनकमिंग उसका काम नहीं होता है, एक लीडर का आउटगोइंग ही उसका काम होता है। आपके पास कितनी इनकमिंग कॉल आप एक दिन में अटेंड करते हैं वो आपकी वर्किंग नहीं है, वो लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। मेरी ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी इनकमिंग कॉल किसी भी लेवल पे किसी भी लीडर तक पहुंचती है ना, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। बट आप यदि आउटगोइंग कॉल करते हैं, डायल करते हैं, तो वो हो गया वर्किंग। और वह डायलिंग कॉल ही आपको इस बात को तय करती है कि आप कितना तेज गति से इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब आप कहीं कॉल करते हैं तो विचारधारा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, कंसेप्ट ट्रांसफर के लिए करते हैं, चीजों को सुधारने के लिए करते हैं, या फिर चीजों को समझाने के लिए करते हैं। ये आप हमेशा समझिएगा। और इस तरह की कॉल जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा हो। भाई अच्छी चीजें तो ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों से इतना ही करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि आप इनकमिंग छोड़ दीजिए या बंद कर दीजिए, तो लेबिलिटी के साथ साथ हमें वर्किंग पे भी फोकस रखना है। तो वर्किंग पे हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट चीज, आप अपने ड्रीम को हमेशा अपने आंखों के सामने रखिए और उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कीजिए, ना कम ना ज्यादा। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ कि आपको बहुत मारामारी भी करने की जरूरत नहीं है और बहुत आराम की भी जरूरत नहीं, लेकिन मेरा स्पष्ट ये कहना है कि आपका एक माइंडसेट है कि हमें 1 लाख की इनकम चाहिए RCU से, तो आपकी वर्किंग भी 1 लाख के हिसाब से होनी चाहिए। सिर्फ बातें 1 लाख के हिसाब से होना, उससे जीवन में कुछ नहीं होना है। आपकी जो वर्किंग है ना वो 1 लाख के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे आपने टारगेट बनाया कि 1 लाख की इनकम आपको चाहिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि 3000 से 3500 की इनकम पर डे की खड़ी हो जाती है। अब आप चेक करके देखिए कि 3000 से 3500 के बराबर हमारी वर्किंग हो रही है नहीं। मैंने देखा है कई लोगों को ना गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है, बरसात में बहुत भीगने का डर होता है। मैं देखिए बड़ा स्पष्ट आपको बोलूं, आप में से कोई भी साथी के लिए डायरेक्ट ऑफर है, मुझे 15 लाख दीजिए और जहां कहिएगा दिन भर, चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, 55 डिग्री भी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन गर्मी की वजह से मैं मेरे कामयाबी को भूल जाऊं, सर्दी की वजह से मैं मेरे कामयाबी को भूल जाऊं, तो वो चीज कभी भी सुजीत कुमार सिंह के मतलब डिक्शनरी में वो सब चीजें नहीं। मैं आज भी ठीक है, मैं जहां भी रहता हूँ, मेरा घर AC है, मेरा ऑफिस AC है, मेरी गाड़ी AC है, होटल में ठहरता हूँ वो AC होता है, सब कुछ ठीक है। बावजूद बात कमाई की जब आती है, बात सक्सेस की आती है, बात गोल की आती है, तो टेम्परेचर भैया 55 डिग्री भी होना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे ज्यादा भागता हुआ दिखूंगा वहां पे। और यही वो चीज है जो कि आपको आपके जीवन में आगे लेके जाती है। क्योंकि देखिए ओवरऑल जो आपको समझना है वो समझना है कि हम हमारे मेन पार्ट को यदि प्ले ना करें तो कभी भी हम सक्सेस की तरफ बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आज देखिए ना उन खिलाड़ियों को जो महीने के 100 करोड़ कमाते हैं, चाहे टेम्परेचर कितना भी क्यों ना हो, 6-8 घंटे का गेम वो खेल रहे या नहीं खेल रहे,
अच्छा, किसके बॉडी में एसी लगा हुआ देखा आपने, ये बताइए। या आप में से किनको डाउट है कि उनकी लाइफ आपसे ज्यादा लग्जरी या हमसे ज्यादा लग्जरी नहीं होगी, ये बता। सब कुछ होने के बाद भी क्योंकि वो उनका प्राइम वर्क है, इसलिए प्राइम वर्क में कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं आता। उनको भी मालूम है कि यार यहाँ यदि एक्सक्यूज आ गया ना तो फिर जीवन में जो भी है वो सारी की सारी चीजें हमारी खत्म हो सकती है। बिल्कुल मैं आप सभी लोगों से इतना जरूर करना चाहूंगा कि देखिए, गर्मी में तो गर्मी पड़ेगी और सर्दी में सर्दी पड़ेगी, और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं पड़ती है, हर एक व्यक्ति के लिए पड़ती है। लेकिन उसी गर्मी में कोई दूसरा जब काम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका तो कोई गोल नहीं है तो भी काम कर रहा है, उसका तो कोई विजन नहीं है तब भी वो काम कर रहा है। हमारे पास तो एक बड़ा गोल भी है और एक बड़ा विजन भी है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, तो हम भला क्यों रुके। तो दोस्तों, मैं इतना आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि काम करने में कभी भी कोई, मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वार्ट्ज का, उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर है बहाना साइंटिस्ट का, और मुझे लगता है कि आप में से हर किसी को वो चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए, बहाना साइंटिस्ट। क्योंकि ये चीज क्या है कि कई बार हम ऐसे एक्सक्यूजेस भी देने लग जाते हैं जो शायद हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत जेन्युइन है और मतलब ये तो होना ही चाहिए, और मतलब ये कोई मजाक नहीं है, ये सब कुछ चीजें। मैं देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, रेस्पेक्टेड राकेश सर की 2 मीटिंगें मैंने मेरी टीम में रख रखी थी एक ही दिनों में, और उसी दिन ना मेरी दादी का देहांत हुआ। और आप पूछ लीजिएगा कभी सर से मौका मिले तो, मैंने मीटिंग को क्विट नहीं किया, मैं वहां पहुंचा। बात रीजन क्या, देखिए इससे क्या है, दुनिया किस बात को किस तरीके से सोचती है दोस्तों, उससे बहुत ज्यादा फर्क हमारी कामयाबी पे नहीं पड़ता है, लेकिन हम बातों को किस तरीके से सोचते हैं ना, वो बहुत ज्यादा फर्क डाल देता है। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जीवन में हम सभी लोग इतना लेसन तो जानते ही हैं कि बड़ा गोल हम लाइफ में तभी अचीव कर सकते हैं जब हमारा काम बड़ा हो। क्यों ऐसा मैं बोलता हूं? क्योंकि देखिए, कामयाबी जब आती है ना तो तकलीफों के साथ ही आती है। सिक्के के दो पहलू, मजा कर करके कामयाबी नहीं आती, इसके ऊपर ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती। और सिक्के के दो पहलू का मतलब क्या हुआ कि आप यदि एक कॉइन उठाएंगे तो हेड भी उतना ही उठेगा जितना कि टेल उठेगा। ऐसा नहीं होगा कि हेड 5 इंच उठा तो टेल जो है ना वो 3 ही इंच उठा, वो दोनों सिमिलर है क्योंकि दोनों सिक्के के एक दूसरे तरफ है। बिल्कुल उसी तरीके से आप भी लाइफ में जब जब बड़ी कामयाबी के लिए प्रयास करेंगे ना तो बड़ी बड़ी तकलीफें आपके पास में आ सकती है। लेकिन एक बात मेरे एक टीम लीडर कहते हैं, और वो क्या है कि देखिए, इंसान के जीवन में एक फार्मूला यदि इंसान सही तरीके से समझ जाए तो वो बहुत चीजों को रेखांकित भी कर सकता है और मूल्यांकित भी कर सकता है। और वो फार्मूला क्या है कि समस्या सभी के जीवन में होती है और समस्या सुबह से लेकर रात तक होती है। ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं। देखिए, तेज हवा का चलना भी समस्या हो सकता है, ठंडी हवा का चलना भी समस्या हो सकता है, गर्म हवा का चलना भी समस्या हो सकता है, अच्छा खाना भी समस्या होता है, बुरा खाना भी समस्या होता है। लेकिन अब देखने की बात क्या है कि समस्या का सामना एक इंसान कैसे करता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, जब भी आपके पास समस्या आती है और आपके संसाधन मजबूत होते हैं तो समस्या समस्या नहीं रह जाती। लेकिन जब भी कोई समस्या आई और संसाधन कमजोर पड़ जाते हैं तो वह समस्या आपके जीवन पे हावी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई दुश्मन आ रहा है और आपके पास में गन है, गोली भी है, आपको चलाना भी आता है, तो दुश्मन यदि डंडे लेके आ रहा है, लाठी लेके आ रहा है, तो वो दुश्मन का भी समस्या रहेगा क्या? ऑनेस्टली बताइए, कभी रहेगा क्या? मान लीजिए एक आदमी आ रहा है, आपके पास एक गन है, 40 हाथ व्यक्ति भी आ रहे हैं और खाली हाथ आ रहा है और आपके पास 47 है, वो कोई समस्या हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि संसाधन आपके पास। 500 लोग आ रहे हैं और आपके पास ना वो फोर्स है, टैंक भी है। अब बताइए कि वो 500 लोग आपके लिए समस्या हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन आप निहत्थे हैं और 2 लोग डंडे लेके आप पे अटैक करें तो आप बताइए कि वो समस्या होगी या नहीं होगी? और वो छोटी होगी या बड़ी होगी? डेफिनेटली वो बहुत बड़ी होगी। क्यों? संसाधन यहाँ कमजोर हो गया। और मेरा ये मानना है कि लाइफ में देखिए, पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ा संसाधन है नकारात्मक चीजों से लड़ने के लिए, घटनाओं से लड़ने के लिए, परिस्थितियों से लड़ने के लिए। हमें कोई ट्रेन से नहीं टकराना, हमें कोई फ्लाइट से नहीं टकराना, हमें कोई चाइना या पाकिस्तान से नहीं टकराना है, हमें समस्याओं से टकराना है। और जब समस्याओं से टकराना है, परिस्थितियों से टकराना है, तो यहाँ हमारा मेंटल पॉजिटिविटी जो है ना, वही हमारा संसाधन है।
और ये जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा, तय मानिए कि हम हमारे जीवन में उतनी ही तेज गति से उन चीजों का सफाया कर सकते हैं जो चीजें दूसरों लोगों का सफाया कर देती है। तो दोस्तों मैं तो इतना ही करूंगा कि संसाधन को बहुत मजबूत रखिए। आपके पास देखिए अपलाइन रूपी संसाधन है, सिस्टम रूपी संसाधन है आपके पास में, मीटिंग रूपी संसाधन है, पॉजिटिविटी एक संसाधन आपके पास में है, किताबें आपके लिए एक संसाधन है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे आरसीएम की सारी किताबें जो आपको दिख रही होंगी, ये क्या है, ये हमारे लिए एक संसाधन है। तो इन संसाधनों को हम जितना स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे, हम चीजों से उतना ही बेहतर तरीके से फाइट भी करेंगे, और सिर्फ फाइट नहीं करेंगे, जीतेंगे भी, इतना याद रखिए। और ये जीत ये तय कर देगी कि हम कितनी तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए, बिहेवियर बहुत शानदार रखिए। ये नहीं कि आप भाड़ में मत जाइएगा, मैं माफी मांगता हूँ, मतलब ये कोई बर्ताव नहीं हुआ। ये कोई, तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा यहाँ पे हम सभी लोगों को ठीक रहने की जरूरत है, और दुनिया से बहुत कुछ सीखने की। आज हम सो मेनी एग्जांपल्स देखते हैं, हमें से कई लोग बताते भी हैं, हमें तो ताज्जुब होता है कि हम जब प्लान दिखाते हैं ना, लोगों को, सामने वाले को मोटिवेट करते हैं और खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार। तो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि ये मोटिवेट करने वाले कैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब या तो वह दिखावा होता है या फिर कुछ और। तो यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूंगा आप लोगों को कि देखिए अंदर से मजबूत बनो, काबिलियत आएगी, जरूरी नहीं कि रातों रात आए, टाइम दीजिए, और वो टाइम लेगा भी, आप नहीं भी दीजिएगा तो भी, लेकिन काबिलियत उसी से आती है कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं पूरी ईमानदारी से। रातों रात काबिल होने की कोशिश में कभी भी काम मत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, समर्पण भाव से काम कीजिए, और एक सेवा भाव से काम कीजिए। ये हमेशा, मतलब कभी भी इस बिजनेस में जब आगे बढ़ने की सोच रखिए ना, तो हर किसी के प्रति एक सौहार्दपूर्ण आपका रवैया भी होना चाहिए और नजरिया भी आपका होना चाहिए। पूरा का पूरा ये टीम वर्क है, हम भी किसी के टीम में हैं, हमारे साथ भी कोई टीम है, ये हमेशा याद रखना है। और हमें यदि मान ले कि हम किसी के टीम नहीं है, तो हमारे साथ भी कोई टीम कभी खड़ी नहीं हो सकती है। तो टीम वर्क में इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छी चीजों को जितना मजबूत तरीके से आप प्रमोट कर सके, उतना मजबूत तरीके से प्रमोट कीजिए, और अवसर को कभी भी खोइए मत, ये हमेशा ध्यान रखें। जैसे आज की मीटिंग भी क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, कल भी जो होगी वो भी एक अपॉर्चुनिटी ही होगी। अब अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? जिन्होंने तैयारी करी। अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? जो अपने लोगों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? जो खुद भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे उनकी टीम का कोई बंदा बैठा हो या ना बैठा हो। क्यों? क्योंकि आज वो जो चीजें नोट करेंगे, उससे सीखेंगे, समझेंगे, और आगे चल के वो अपनी टीम को वही बात सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो लोग जो अभी इस प्राइम टाइम में एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहे होंगे, या कहीं ट्रेवल कर रहे होंगे, या कहीं कुछ और कर रहे होंगे, आप बताइए उनके साथ क्या हो रहा होगा? एक बेहतरीन चीज से वो कहीं ना कहीं चूक रहे होंगे। तो ये चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए मीटिंग्स का जितना बड़ा, क्या है, मीटिंग एक ब्रह्मास्त्र है। और ये ब्रह्मास्त्र क्यों है? क्योंकि मीटिंग एक ऐसा हथियार है कि हथियार ना चलाने वाले लोगों से भी वो काम करवा देता है। मीटिंग एक ऐसा हथियार है कि एक व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी वो रिजल्ट दे देता है। मीटिंग एक ऐसा हथियार है कि आम से आम लोग भी इस बिजनेस में खास लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। मीटिंग एक ऐसा हथियार है कि हमारे से भले ही लोग हमारे सीखे ना सीखे, मीटिंग के माध्यम से हम लोगों को, क्योंकि रेस्पेक्टेड राकेश सर हमेशा एक बात हम लोगों को सिखाते थे कि इस बिजनेस में दो काम सही तरीके से कर जाना चाहिए, दो में से कोई एक, या तो एक अच्छा सिखाने वाला बन जाइए या फिर एक अच्छा सिखवाने वाला बन जाइए। दोनों में से कोई यदि आप सलीके से बन जाते हैं ना, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो यदि हमें थोड़ा भी लगता है कि हम सिखाने वाले अभी नहीं हैं, या हम सिखाने वाले हैं भी लेकिन हमसे हमारी टीम नहीं सीख पाती है, तो यहाँ क्या चाहिए, हमें सिखवाने वाला बन जाना चाहिए दोस्तों। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि मीटिंग का जितना भरपूर फायदा आप उठाइए, जो कि मैंने उठाया है मेरे जीवन में। और मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि मीटिंग के लिए एक व्यक्ति जितना पे करता है ना, उतना ही गेन करता है। मैं मेरे टीम को 600, 700, 800, 1000, 1200 किलोमीटर लेके जाता था। मैं 10 आदमी के साथ जाता था, लेकिन जिनके 100 लोग बैठते थे ना, उनसे बड़ा रिजल्ट लेके आता था। रीजन क्या था? एक पेन होता था उस मीटिंग को अटेंड करने में। टिकट तो सभी लोग एक अमाउंट की कटाते थे, बावजूद एक व्यक्ति जो 1000 किलोमीटर से चल के आया है, उसके सुनने की क्षमता
100 किलोमीटर 200 किलोमीटर वाले से कहीं ज्यादा होती, और परवाह नहीं होती थी कि फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है, गर्मी है, पसीना छूट रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उन सब चीजों पे ध्यान नहीं जाता था। भाई जिस चीज के लिए आए हैं, आप में से कोई मंदिर कभी जाते हैं तो किस भाव से जाते हैं? भगवान के आशीर्वाद से के भाव से जाते हैं या वहां की व्यवस्था के भाव से जाते हैं? ये बताइए। वहां की सीढ़ियां टूटी हुई है, वहां की दीवारें टूटी हुई है, कलर नहीं है, पंखा नहीं है, इस भाव से जाते हैं? जी हाँ, भक्ति भाव से जाते हैं। तो हमारा फोकस कहाँ होता है? सिर्फ भक्ति भाव पे होता है। भगवान किसी भी रूप में मिल जाते हैं, कहीं गोरे मिल जाते हैं, कहीं काले मिल जाते हैं, कहीं बहुत खूबसूरत मिल जाते हैं, कहीं बड़े अलग से शेप में हमें मिलते हैं, फिर भी हम अच्छे तरीके से पूरे मनोभाव से पूजा अर्चना करके आते हैं और उसका फल लेने की उम्मीद रखते हैं या मिलने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन हम में से कई लोग इस बिजनेस में ना बहुत कंडीशनल काम करते हैं। चीजें अपने हिसाब से हो तब ठीक है भाई, सीटिंग अपने हिसाब से मिल जाए, इतना ही नहीं, वेलकम अपने हिसाब से हो जाए, फैसिलिटीज अपने हिसाब से मिल जाए, तब चीजें ठीक है। और ये बात सिर्फ मीटिंग में ही नहीं होती है, ये क्या एक मानव स्वभाव है, कमी निकालना। और मैंने हमेशा ये देखा है कि इस विचारधारा वाले जितने भी लोग होते हैं वो या तो बढ़ नहीं पाते हैं या फिर वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? सिंपल सी बात है कि उनका फोकस सक्सेस के ऊपर नहीं होता है, उनका फोकस जो है ना वो कहीं ना कहीं कमियों के ऊपर ही होता है। और मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि देखिए, इस बिजनेस में यदि बड़ी कामयाबी चाहिए तो फोकस हमेशा मतलब की चीजों पे रखिए, उन चीजों के ऊपर कभी भी फोकस मत रखिए जिनसे कि हमारे जीवन का कोई बहुत विशेष लेना देना ना हो या फिर हमारी कामयाबी का कोई बहुत विशेष लेना देना ना हो। तो दोस्तों, ये बिजनेस बड़ा ही शानदार बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस जिसके ऊपर यदि आप सलीके से किसी भी व्यक्ति से पूछिए ना तो वो ये नहीं कहेगा कि इसको नहीं करना चाहिए। आपको भरोसा ना हो, आप अपने बच्चे से पूछिए कि बेटा एक बिजनेस है जिसमें खर्चे करने के बाद पैसा भी मिलता है, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो बिना सोचे बोलेगा कि हाँ पिताजी बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ गणित लगाने वाली चीज ही नहीं है, इसमें कुछ समझने समझाने की चीज ही नहीं है। एट फर्स्ट पहली चीज हो जाती है कि आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें नुकसान किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो आप जरा सोच के देखिए कि इतना बेहतरीन बिजनेस हम सभी लोगों के हाथ में है, तो इसको कैसे करना चाहिए? आम तरीके से करना चाहिए, खास तरीके से करना चाहिए। तो मैं हमेशा से एक चीज का पक्षधर रहा हूं कि इस बिजनेस को यदि आप बड़ा बनने के लिए कर रहे हैं ना तो आपकी सोच हमेशा खास होनी चाहिए। एक मालिक के तरीके से इस बिजनेस को करने की कोशिश की, एक मालिक के तरीके से इस बिजनेस में जीने की कोशिश की, क्योंकि एक्सक्यूजेज या बहाने मालिक के पास कभी नहीं आते। वो हमेशा आप देखिएगा मजदूर के पास ही रहते। घड़ी देख के मालिक कभी काम नहीं करता हुआ मिलेगा आपको, घड़ी देख के हमेशा मजदूर काम करता हुआ मिलेगा कि 8 से 4 की शिफ्ट थी, अब मैं जा रहा हूं, अब कुछ दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं काम नहीं करूं। और आप आरसी में भी देखे होंगे दो वर्ग, एक मालिक वाली मानसिकता से काम करते, एक मजदूर वाली मानसिकता से काम करते। कुछ लोग आपको कहते हुए मिलेंगे जी देखिए लंच का टाइम हो गया, अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, अब तो लंच ही होगा, भले ही डायमंड आए या मत आए, भले ही सफायर आए या मत आए, भले ही रूबी आए या मत आए, उसको बाद में देख लेंगे, पहले लंच को देख लेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे ना जो घड़ी देखते ही नहीं है, उनका सुबह से शाम कब हो जाता है ना उनको पता ही नहीं चलता, शाम से रात कब हो जाता है उनको पता नहीं चलता। और मेरा ये मानना है कि आप इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे, जब मालिक के माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो एक बेहतरीन सफलता आपका कहीं ना कहीं इंतजार करते हुए आपको मिलेगी दोस्तों। लेकिन जहां माइंडसेट मजदूरों वाला आया तो ये सुविधा, डिमांड, ये किनका काम है? ये मजदूरों का काम है। मैं मेरे जीवन में एक पॉलिसी पे चला और उस पॉलिसी पे अभी भी चल रहा हूं और आगे भी चलूंगा। मेरी आरसीएम से आज तक कभी कोई डिमांड नहीं, कभी कोई डिमांड, जो मिला उसी में काम करता गया और आगे भी बोलता हूं कि जो मिलेगा उसी में काम करूं, क्योंकि मेरे हाथ में बस एक ही चीज है, मेरे पक्ष को मजबूत करना, बाकी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। और जहां मैं बढ़िया से काम कर सकता हूं मैं वही फोकस रहना पसंद करता हूं। और ये चीज मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि ऑनेस्टी के साथ आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, उन जगहों पे दिमाग मत लगाइए जो आपके दायरे के बाहर की चीज है। तो इतना बेहतरीन बिजनेस जो हमें मिला है इसका भरपूर फायदा उठाइए। और इसके लिए कुछ माइक्रो टिप्स में और आपको देना चाहूंगा, वो है कि पहली बात, आपके टीम में टूल्स यूजर कितने हैं इसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। प्रोडक्ट यूजर कितने हैं ये ध्यान तो आप रखते ही रखते हैं, लेकिन आपको चाहिए एक नेटवर्कर या नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके टीम में टूल्स कितने लोग यूज करते हैं, क्योंकि टूल्स के इंपॉर्टेंस को आप सभी लोग जानते हैं। और यदि इस पे मुझे बात करना हो ना तो मैं आगे 4 घंटा इसी पे बात करता रह जाऊंगा कि टूल्स की मतलब वैल्यूज क्या है एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के जिंदगी में। क्योंकि आज देखिए अभी डिनर का टाइम हो रहा है ना, अभी आप लोगों को थाली में ना रोटी मिलेगी। आप सब सोचिए, पूछिएगा अपने आप से कि रोटी बनी किस चीज से? टूल्स, राइट। और वो टूल्स यदि घर में ना हो तो रोटी कैसी मिलती है आपको? वो बेलन और चौकी चकला घर में ना होता तो कैसी रोटी मिलती है? वो सब्जी चलाने की कलछी नहीं होती तो कैसी सब्जी मिलती है आपको? अब हाथ से तो चला ही नहीं जा सकता, कढ़ाई नहीं होती तो कैसी सब्जी पक पाती? जरा फिर हम लोग आदि मानव हो जाते, पका पका के खाने वाले। ये टूल्स ही है जिसने हमें इतना आधुनिक बना दिया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि लाइफस्टाइल में टूल्स के मायने हैं। आज मैंने टाई लगा रखा है, खूबसूरत लग रहा हूँ या नहीं? लोग गुलाटी सर बनिया, पत्नी भी तारीफ करी थी सर कि अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए टूल्स का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल जैसे हमारी टूल्स हमें शानदार बनाती है, हमारे काम को शानदार बना देती है, हमारे जीवन को आसान बना देती है, बिल्कुल उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में एक डायरेक्ट सेलर ना जब टूल्स के साथ काम करते हैं उनकी वर्किंग बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड और इजी हो जाती है, आसान हो जाती है। जो कि अमूमन क्या होता है आज के डेट में ट्रेंड क्या चला हुआ है, एकदम खाटी देसी। चलते चलते आरसीएम की बात करेंगे, किसी के घर गए बोलेंगे कि पेन लाइए पेपर लाइए, तुरंत 2 मिनट में आरसीएम बता देते। पूछेगा सामने वाला कि क्या मिलता है, वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का मिलता है। फिर पूछेगा क्या मिलता है तो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट। अरे भाई निकाल के दिखाओ ना क्या मिलता है, रखो अपने साथ में प्रोडक्ट जो कि उनके सामने आप रखो, तब जाके उनके समझ में आएगा कि क्या मिलता है। ये नहीं कि गुड मॉर्निंग से गुड नाइट का मिलता है, उनकी जरूरत के प्रोडक्ट आप दिखाने की कोशिश कीजिए। तो ये ट्रेंड ना कहीं बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, जिस वजह से कि जो सक्सेस रेशियो हमारा बढ़ना चाहिए वो सक्सेस रेशियो को हम टच नहीं कर पा रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि टूल्स को प्रमोट कीजिए, सेमिनार्स को प्रमोट कीजिए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो। इसमें बहुत ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है सर 8 बजे का प्रोग्राम ना 9 बजे से होता तो अच्छा होता। कुछ लोग बोले 9 बजे का 10 बजे से होता तो अच्छा होता। कुछ लोग बोलेंगे 10 बजे के बजाय 3 या 11 बजे से होता तो बहुत अच्छा होता। और कुछ लोग तो ये भी बोल जाते हैं कि सर नहीं होता ना तो और भी अच्छा होता। बिल्कुल उसी तरीके से जब फिजिकली अटेंड करने की बात होती है ना तो यहाँ भी लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती है। यहाँ हो जाता तो अच्छा होता, हमारे घर के पड़ोस में हो जाता तो ये अच्छा हो जाता, मुझे स्टेज पे मौका मिलता तो अच्छा हो जाता। दोस्तों सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज हो रहा है ना उससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। उसके खामियों और कमियों के ऊपर कभी भी फोकस करने की कोशिश मत कीजिए। आपके लिए ये बहुत ही बड़ा टॉनिक है, इस चीज को आप सभी के सभी लोगों को अपने ध्यान में बिठा के रखना है। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी माइक्रो चीज बता रहा हूँ, एवरीडे एक आदत बनाइए, कम से कम 10 खरीदार को या तो खरीदारी के एवज में धन्यवाद देने के लिए या फिर खरीदारी के लिए प्रेरित करने के लिए। यदि उन्होंने खरीदा है आप थैंक्स बोलिए, नो प्रॉब्लम। और यदि उन्होंने नहीं खरीदा है आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए। ये टास्क होना चाहिए, एवरीडे कम से कम 10 लोग। और आप सोच के देखिए इससे क्या होगा, आपकी यदि 100 लोगों की नेटवर्क है ना तो 1000 परचेजर के पास एक दिन में कॉल जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं है। यदि आपकी 100 लोगों की नेटवर्क है तो 1000 लोगों का फॉलोअप एवरीडे होगा परचेज से रिलेटेड। अब वहां पे क्या है, खूब सारी चीजें निकल के आएंगी और वो कोई भी चीज चाहे अच्छी निकल के आए बुरी निकल के आए, हर किसी का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन से आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी माइक्रो चीज मैं आपको बताऊं, एवरी मंथ अपलाइन से काउंसलिंग किए बिना इस बिजनेस की शुरुआत मत कीजिए। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के जमाने में हमारे अपलाइन यूट्यूबर लोग हो गए। वो यूट्यूबर जो किसी दूसरे कंपनी से हैं, वो यूट्यूबर जो कपड़े की तरह कंपनी बदलते हैं, ऐसे लोगों को हमने क्या अपलाइन समझ लिया। ना हम उनके अतीत को जानते हैं, ना उनकी आदतों को जानते हैं, ना उनके व्यवहार को जानते हैं, लेकिन तड़क भड़क में कहीं ना कहीं हम भटक से जाते हैं। तो यहाँ मैं आप सभी लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने नियरेस्ट अपलाइन के साथ एवरी मंथ प्लानिंग कीजिए और एवरी मंथ एक रोड मैप लीजिए। चाहे आपका बिजनेस 5000 है तो, और चाहे आपका बिजनेस 50 लाख है तो। ये एक मतलब कंपलसरी पार्ट है इस बिजनेस का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग
किसी की कंप्लेन करने के लिए या किसी और चीज के लिए कॉल कर लेंगे, लेकिन लोग पूछते नहीं कि सर हमारा बिजनेस कैसे बढ़े। और यदि पूछ भी लिए ना तो बताए हुए बातों को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को हम जितना जल्दी सॉल्व करें, देखिए मैंने शुरू में ये कहा था कि जब जब मैं सुधरा तब तब मेरा बिजनेस सुधरा। बिल्कुल उसी तरीके से जब जब आप अपने आप को ठीक करेंगे ना, आपका बिजनेस भी ठीक होता चला जाएगा। और चौथी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि कमिटमेंट का लेवल जो होना चाहिए वो बहुत अपर हाई लेवल का होना चाहिए। ये कभी भी लो लेवल का नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट लेवल ना बहुत हाई होना चाहिए। मतलब जैसे अनकंडीशनल प्यार होता है ना, वैसे ही अनकंडीशनल वर्किंग होनी चाहिए। कंडीशनल वर्किंग कभी नहीं होनी चाहिए कि आप ये कीजिए तब हम ये करेंगे, हम ये करेंगे तब आप ये करेंगे। और इस चीज को जितना जल्दी समय रहते आपने समझ लिया, मेरा ये मानना है कि आप उतनी तेज गति से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, थकान एक व्यक्ति की जिंदगी में तब आती है जब वो काम करते हैं। आपको ना कभी थकना है ना कभी रुकना है। और ऐसा सिर्फ इसलिए, मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि सुजी सर आप अभी भी कैसे इतना काम कर रहे हैं? तो पहली बात तो मैं अभी भी जवान हूं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं हूं। और दूसरी बात कि देखिए, शौक भी कोई चीज होती है। मेरे से लोग जब पूछते हैं ना कि कैसे इतना भाग लेते हैं, कैसे इतना मीटिंग कर लेते हैं, कैसे इतना ये कर लेते हैं, तो मैं स्पष्ट उनको एक ही लाइन का जवाब देता हूं कि शौक भी कोई चीज होती है और आरसीएम करना मेरा शौक है। और दुनिया के सारे शौक ना इस शौक के बाद ही आते हैं, इसके पहले कोई नहीं आता है। और इसलिए मैं दिन रात इसके लिए डेडिकेटेड होके काम करते रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि शौक भी कोई चीज होती है। और मैं मेरे शौक के आगे कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं समझता। कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ एटम बम गिर रहा है या गिर सकता है, कहाँ क्या हो रहा है, उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा ये शौक है कि मुझे आरसीएम करना है। और ये मैं तब भी करता था जब मुझे पैसा नहीं मिलता था। अब तो मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, इज्जत भी कमा रहा हूँ, मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी मुझे मिल रही है। तो ये शौक तो और भी अब बढ़ता चला जा रहा है। ये कभी भी कम होने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि देखिए असली खिलाड़ी वही है ना जो सेंचुरी लगाने के बाद और ज्यादा एक्साइटेड हो उसको लगाने के लिए। ये नहीं कि एक लगा लिया, अब तो यदि 6 महीने आराम भी करूंगा ना तो भी काम चल जाएगा। तो मैं उन खिलाड़ियों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक बार हिट होके आप स्टार बन सकते हैं, लेकिन आपको सुपर स्टार बनना है तो हमेशा अपने परफॉर्मेंस को आपको रिपीट करना पड़ेगा, तभी आप सुपरस्टार बन सकते हैं। और मैं इसी दिशा में हमेशा प्रयासरत रहता हूं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके, और आगे भी मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। कभी फिजिकली भी आऊंगा, कभी डिजिटली भी आऊंगा, लेकिन आपको भी हर तरीके से आप काम करना है। जो चीजें आज मैंने बताई है, मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप इसको 100% फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.